देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सारे कीटोन बॉडीज़ फॉर्मेशन कैसे एक्सपोर्ट होता है लीवर में, उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीटोसिस के बारे में। देखो कीटोसिस एक ऐसा मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें बॉडी में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज की बजाय फैट के ब्रेक डाउन करती है। जब सिंपल सी भाषा में समझो कि जब बॉडी ग्लूकोज की कमी के कारण फैट को फ्यूल्स की तरह जगह पे यूज़ करने लगती है तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनता है और इसे हम कीटोसिस कहते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो है प्रोसेस कैसे होता है, फैट लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज लिया, एटीपी में बना और दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द बॉडी। वहीं पे अगर ये प्रोसेस इंसुलिन की हेल्प से होता है जितनी भी बॉडी में, तो मैंने कहा कि नॉर्मली हमारी बॉडीज़ में क्या होता है, फूड खाना खाएं, कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से एटीपी बनी। लेकिन फिर कीटोसिस कैसे होता है? जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाए या फिर इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाए, फैट टिश्यूज़ जो हैं वो फैटी एसिड्स रिलीज़ करने लगे, फैटी एसिड्स लीवर में जाते हैं, लीवर बीटा ऑक्सीडेशन करता है, एसिटिल को एंजाइम्स होता है और एक्सेस एसिटिल को एंजाइम से ही कीटोन बॉडीज़ बनती है। ब्लड में कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती है और दैट इज़ कंडीशन इज़ नोन एज अ कीटोसिस। कीटोन बॉडीज़ क्या होती है? तो कीटोन बॉडीज़ लीवर में 3 बेसिकली कीटोन होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट और एसीटोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं, हाउ टू कॉज अ कीटोसिस? तो देखो, जब मान लो आप स्टारवेशन की कंडीशंस में हो, लाइक दैट आपने 24 से 48 घंटे तक कुछ नहीं खाया है, बॉडी फैट यूज़ करना शुरू कर रही है, दैट इज़ मतलब प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग चल रही है, या फिर कंट्रोल्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस स्पेशली टाइप 1, इंसुलिन की कमी होने से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता है और बॉडी क्या करने लगता है, फैट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। क्या बायोकेमिकल्स और क्लिनिकल्स फाइंडिंग होती है? देखो, अभी मैंने बताया कि कीटोसिस एक ऐसा मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें बॉडी कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पे फैट को एनर्जी के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। ब्रेकडाउन के दौरान फैटी एसिड्स लीवर में बीटा ऑक्सीडेशन करेगी, एसिटिल को एंजाइम्स बनाएगी। जब एसिटिल को एंजाइम्स की मात्रा टीसीए साइकिल की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो लीवर क्या करती है, इससे कीटोन बॉडीज़ मतलब एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और एसीटोन्स में कन्वर्ट्स करना स्टार्ट कर देती है। बायोकेमिकल्स फाइंडिंग का सबसे पहले होता है लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस में क्या होगा कि जो हमारा फैट है उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग कीटोनेमिया के नाम से जानते हैं। और जब यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आना स्टार्ट कर देती है, दैट इज़ नोन एज अ कीटोन्यूरिया। ठीक है, मैंने क्या कहा कि कीटोनेमिया क्या है, जब कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाएगी, दैट इज़ नोन एज द कीटोनेमिया। और जब यूरिन में बेसिकली यूरिन में जो इसका कंसंट्रेशन जो है वो जब बढ़ जाएगा उसको हम कीटोनूरिया के नाम से जानते हैं। फिर जो न्यूट्रिशनल कीटोसिस है, ये ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल या फिर थोड़ा कम हो जाता है, जबकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस के नाम से जानते हैं। और जिससे जो ब्लड का पीएच है वो सीरम बाइकार्बोनेट्स कम हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बैलेंसिंग होना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रीथ करना, एसीटोन जब लंग्स से एक्सक्रीट होगा तो एक जो है कुछ एसीटोन ऑर्डर्स की फ्लेवर्स महक आएगी। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडिटीज़, जब बीटा हाइड्रोब्यूट्रिल का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए और एसीटोन का, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। हाइपरकालमिया, जब एसिडोसिस रिजल्ट्स की वजह से
पे शिफ्ट हो जाए फ्रॉम द इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, दैट इज़ द हाइपरग्लाइसीमिया। बायोलॉजिकल डायग्नोसिस में मैंने बताया बीटा ऑक्सीडेशन इन द प्लाज्मा हो जाएगा, एसीटोन इन द यूरिन हो जाएगा, और ओरेथ्रा का हमें क्या कराना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है। क्लिनिकल्स फाइंडिंग में क्या होगी कि पेशेंट्स को धीरे धीरे वीकनेस सा फील होने लगेगा, जो उसको ज़्यादा प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया हो जाएगी, पॉलीयूरिया होगा, माउथ हमेशा ड्राई रहेगा, वेट लॉस होगा, नौसिया, वॉमिटिंग, हेडेस और डिजीनेस जैसे कंप्लेन होती दिखाई देगी, जिससे उसके जब वो सांस लेगा तो एक फ्रूटी या फिर एसीटोन जैसी स्मेल आएगी। जो कीटोसिस का एक इम्पॉर्टेंट साइंस है वो फिजिकल एग्जामिनेशन में डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन, रैपिड पल्सेस, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर कंडीशन ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कैसिमोल ब्रीदिंग, मतलब गहरी और तेज सांस लेना, कन्फ्यूजन्स, ड्राउजीनेस, अनट्रीटेड रहना, कोमा भी हो सकती है। इसलिए बायोकेमिकल टेस्ट और क्लिनिकल फाइंडिंग दोनों मिलके कीटोसिस की डायग्नोसिस को, सेवरिटी और ट्रीटमेंट को एसेस करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स। देखो लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि जब हमारी बॉडी जो है एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें हार्मफुल अमाउंट्स में लिपिड्स का या फिर फैट का एक्यूमुलेशन होने लगे हमारे बॉडी के सेल्स में, टिश्यूज़ में, दैट इज़ नोन एज अ लिपिड्स डिसऑर्डर ऑफ लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, पीपल जिसको लिपिड्स मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है वो इनफ अमाउंट्स में एंजाइम्स जो हमारे मेटाबोलाइज लिपिड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, या फिर वो जो है हमारी बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। दैट इज़ कि अब हमारा जो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स है उसके हमारी बॉडी में जो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, फैटी एसिड्स है, ये प्रॉपरली या तो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, स्टोर हो टू यूटिलाइज, जो स्टोर है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स। देखो ये डिजीज़ जेनेटिकली भी हो सकती है और एक्वायर्ड्स भी हो सकती है। एक्वायर्ड्स डिसऑर्डर लाइफस्टाइल फैक्टर, ओबिसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म्स और किडनी डिजीज़ और अल्कोहल कंजप्शंस की वजह से हो सकती है। अब आता है कि कौन कौन सा आर्गन जो है वो इफ़ेक्टेड होता है हमारे जब फैट या फिर लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स डिसऑर्डर से। तो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का इफ़ेक्ट सिर्फ ब्लड में कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाने तक लिमिट्स नहीं होता है, बल्कि ये बॉडी के कई इम्पॉर्टेंट आर्गन को डैमेज कर सकते हैं। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और लिपोप्रोटीन का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है तो ये आर्गन में डिपॉजिट होकर उनकी नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। जैसे में हार्ट है, हार्ट दैट इज़ द इफेक्टेड, हार्ट जो है लिपिड्स मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोरोनरी आर्टरीज के वॉल्स में डिपॉजिट होना, एरेथ्रोकोलास्टिक प्लैक बनना, इस प्लैक की वजह से आर्टरीज नैरोज हो जाती हैं और हार्ट मसल्स को आर्गन और न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाते हैं। इसके पेशेंट्स को हम एजिना मतलब चेस्ट पेन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और कभी कभी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस मतलब हार्ट अटैक भी हो सकती है। फिर आता है हमारा लीवर। लीवर जो है वो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स का मेन आर्गन है। जब ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस या फिर स्टोरेज ज़्यादा हो जाए तो लीवर सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है। इस कंडीशन को फैटी लीवर कहते हैं। ये ट्रीटमेंट्स ना हो तो ये स्टेटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और बाद में सीरियोसिस में कन्वर्ट्स हो जाती है। फिर आता है हमारा पैनक्रियाज। कुछ जो हाइपर
ट्राइग्लाइसिडीमिया स्पेशली ट्राइग्लिसराइड 500 to 1000 mg पर डे से ज़्यादा हो जाए तो वो पैनक्रियाज को डैमेज करने लगती हैं, एडिक्यूट्स पैनक्रेटिक्स का कॉज बन सकती हैं। पेशेंट्स को बहुत सारे अब एब्डोमिनल पेन है, नौसिया है, वॉमिटिंग्स है, फीवर हो सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ब्रेन की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल प्लैक डिपॉजिट होने से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अगर आर्टरीज कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए तो स्ट्रोक्स हो सकते हैं, पेशेंट पैरालिसिस हो सकता है, स्पीच डिफ़िकल्टीज हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अनकॉन्शियस की प्रॉब्लम्स तक डेवलप हो सकती है। दैट इज़ कुछ जो ऑर्गन्स जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे लिपिड्स मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से। अब हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से बच्चों में डिजीज़ का ट्रेट या फिर ट्रांसफ़र होना। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स के कुछ डिसऑर्डर जेनेटिकली होते हैं। ये डिफेक्टिव जीन की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। इन डिसऑर्डर्स में लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स के रिलेटेड एंजाइम्स, रिसेप्टर और प्रोटीन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर अन्य लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म्स डिस्टर्ब हो जाता है। जिसमें सबसे पहला है हमारा ऑटोसोमल्स रिसेसिव ऑटोसोमल्स डोमिनेंट इनहेरिटेंस, जिसमें आता है हमारा ऑटोसोमल्स डोमिनेंट इनहेरिटेंस। देखो, सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन्स डिजीज़ होने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर एक पेशेंट्स के अफेक्टेड है और हर चाइल्ड्स को डिजीज़ इनहेरिटेंस होने का 50% चांस है। एग्जाम्पल्स, अगर फैमिली में किसी को हाइपर कोलेस्टेमिया जैसे एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्टर है तो ये चीज़ें आगे भी जा सकती हैं। एक होता है ऑटोसोमस रिसेसिव इनहेरिटेंस। डिजीज़ जब होती है जब दोनों पेरेंट्स में डिफेक्टेड होता है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो 25% चांस होता है कि बच्चे को भी हो जाए, 50% चांस होता है कि कैरियर चाइल्ड्स हो, या फिर 25% चांस होता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल हो सकता है। लिपोप्रोटीन्स, लाइपेज डिफिशिएंसी, गाउसर डिजीज़, टे-सेच डिजीज़ या फिर नीमेन-पिक डिजीज़ जो होते हैं वो इसमें आते हैं। और एक होता है एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, व्हेन जब मदर्स किसी अफेक्टेड जीन को, मतलब उसका एक्स क्रोमोसोम्स है वो जो है वो इससे अफेक्टेड है, तो हो सकता है कि जो बच्चा है, मतलब जो सन है, उसमें 100% जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो जाएगी। मान लो किसी को फैमिली में हाइपर फैमिली में किसी को मान लो हाइपर कोलेस्टोलेमिया है, मतलब एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्ट है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे अर्ली हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो सकता है। अगर किसी को फैमिली में हाइपर ग्लाइसिडेमिया है तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बढ़ सकता है। किसी को लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशिएंसी है तो ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया पैनक्रियाटिक हो सकता है। गाउसर डिजीज़ में जब ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स एंजाइम की डिफिशिएंसी होने की वजह से लीवर, स्प्लीन में, लीवर से बोन मैरो में डिपॉजिट होने लगते हैं। फिर आता है हमारा टे-सेच डिजीज़, इसमें हेक्सोअमाइडेज 8 की डिफिशिएंसी की वजह से गैंग्लियोसाइड्स ब्रेन में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनहेरिटेंस लिपिड मेटाबॉलिज्म्स डिसऑर्डर का एक अर्ली डायग्नोसिस है, फैमिली स्क्रीनिंग हो, जेनेटिक काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे डिजीज़ को जल्दी पहचाना जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स है, पैनक्रियाटिक है, न्यूरोलॉजिकल्स जैसे डिसऑर्डर को प्रिवेंट्स करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जैसे कॉलेथियासिस, जिसको हम गॉलस्टोन के नाम से जानते हैं, ओबिसिटी है, फैटी लीवर है और एरेथ्रोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो अब हम लोग कॉलेथियासिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कॉलेथिस का मतलब होता है गाल स्टोन, मतलब कि
कोलियोथिस इसका मतलब है गाल ब्लैडर या फिर बाइल डक्ट में स्टोन का फॉर्मेशन। ये स्टोन बाइल के कंपोनेंट जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बिलिरुबिन है, कैल्शियम सॉल्ट के क्रिस्टलाइजेशंस बनने से होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन का जो है सबसे कॉमन जो फैक्टर होता है। कॉजेज़ किसकी वजह से होती है? अगर हम बात करें कि कोलिथियोसिस के मेजर कॉजेज़ हैं जब हाई कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल में हो, बाइल साल्ट डिक्रीज़ हो जाए, गाल ब्लैडर्स की जो मोबिलिटी है, मतलब मोबिलिटी जो है वो अगर कम हो जाए, ओबिसिटी है, आप हाई फैट डाइट्स ले रहे हो, रैपिडली वेट लॉस हो रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, प्रेगनेंसी है, लीवर डिजीज़ है, हेमेटोलाइटिक एनीमिया है, या फिर कोई फैमिली डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है जो कि सबसे कॉमन होता है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, येलो और ग्रीन कलर्स के होते हैं। एक पिगमेंट स्टोन जो बिलिरुबिन से बनते हैं, ये ब्राउन कलर्स के होते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया और लीवर डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। एक होता है मिक्स्ड स्टोन जो कि कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और कैल्शियम सॉल्ट्स के मिक्सेस की वजह से होता है। अब आती है बात ओबेसिटी की। देखो, ओबेसिटी जो कि एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में एक्सेस फैट, मतलब एडिपोज टिश्यू में एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसकी वजह से हेल्थ पर हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जब एनर्जी इंटेक, मतलब खाने से मिलने वाली कैलोरीज, और एनर्जी एक्सपेंचर, मतलब बॉडी के द्वारा यूज़ करने वाली कैलोरीज में से ज़्यादा हो जाती है, तो एक्स्ट्रा फैट जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। अगर हम बीएमआई की बात करें तो ओबेसिटी एसेस करने का सबसे कॉमन मेथड्स है। एक नॉर्मल पर्सन की बीएमआई 18.5 से 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओवर वेट जो होते हैं वो 25 to 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन जो ओबेसिटी जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्लासेस में आते हैं उसका 30 to 34.9 kg पर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ओबेसिटी क्लास 2 का 35 to 39.9 kg पर मीटर स्क्वायर और ओबेसिटी क्लास 3 मॉर्बिड ओबेसिटी जो है वो 40 जो है kg उससे भी ज़्यादा मीटर स्क्वायर देखने को मिल सकती है। बेसिकली इसकी कॉजेज़ किसकी वजह से होती है? इसकी कॉजेज़ होती है जब हम या फिर एक्सेस कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, हाई फैट डाइट्स ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, सडनली लाइफ स्टाइल्स है, लॉक ऑफ एक्सरसाइज है, लॉन्ग सिटिंग हावर है, जेनेटिक भी हो सकता है, हार्मोनल्स में हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम्स है, या फिर पीसीओडी की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। साइकोलॉजिकल्स में जो होती है वो बेसिकली मतलब स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या फिर इमोशनल ईटिंग्स भी हो सकती है। देखो, जो हमारा बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन होता है फैट डिपोजिशन का, देखो जो बायोकेमिकल डिफरेंसेस होते हैं फैट डिपोजिशंस का मेल और फीमेल में, वो जो है वो हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म्स की वजह से थोड़ा अलग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स और टेस्टोस्टेरोन की होता है। इस हार्मोन्स की वजह से बॉडी में फ़ैट का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अगर हम फैट डिपोजिशन इन मेल में देखें तो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट हार्मोन्स होता है, इसलिए जो फैट है वो ज़्यादा पेट, मतलब एब्डोमेन, ब्रेस्ट और अपर बॉडी में डिपॉजिट होता है। इसी पैटर्न्स को हम एंड्रॉयड ओबेसिटी या फिर एप्पल शेप्ड ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। कुछ बायोकेमिकल्स बेसिस होती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन फैट डिपोजिशंस के रिलेटिवली कम करता है और मसल्स मास बढ़ाता है। अगर एक्सेस कैलोरी से हमारा जो विसरल फैट, मतलब इंटरनल्स ऑर्गन के आसपास फैट इंक्रीज़ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पे विसरल फैट इन्फ्लामेशन सब्सटेंस रिलीज़ होता है जो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को बढ़ाता है। कॉमन एब्डोमेन में ब्रेस्ट, चेस्ट और
नेक रीजन्स में फैट को बढ़ाता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और कोरोनरी आर्टरीज़ की तरफ बढ़ाता है। वहीं पे जो फीमेल का डिपोजिशन है जिसको हम बोलते हैं गायनॉइड्स ओबेसिटी या फिर उसको बोलते हैं ग्लूटियन फैट्स। देखो फीमेल्स में एस्ट्रोजन डोमिनेंट हार्मोन्स होता है, इसलिए ये फैट जो है वो हिप थाई में ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जिसको हम गायनॉइड्स ओबेसिटी या फिर पियर सिप्ड ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें एस्ट्रोजेंस एक सब्जेक्ट जो है सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट्स को प्रमोट करता है। प्रेगनेंसी हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनर्जी रिजर्व्स रूप में फ़ैट स्टोर होता है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजेंस कम होने पर फैट एब्डोमिनल्स में डिपॉजिट होने लगता है और इस पैटर्न से वो मेल जैसा हो सकता है, जैसे हिप्स में, थाई में और ब्रेस्ट में हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब एक्स्ट्रा वेट की वजह से विस्कोस वेन, मेनोपॉज के बाद डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ सकता है। तो कंक्लूजन्स अगर हम ऑल ओवर देखें तो मेल और फीमेल में डिपॉजिट ऑफ पैटर्न है वो हार्मोन्स की वजह से अलग होता है। मेल्स में विशरल्स मतलब एब्डोमिनल्स में फैट ज़्यादा होता है जो उसकी मेटाबॉलिक डिजीज़ का रिस्क बढ़ाता है, जबकि फीमेल में सब क्यूटेनियस फैट हाई और थाई में स्टोर करता है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम होने से फीमेल्स में भी एब्डोमिनल्स फैट और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का चांसेस बढ़ जाती है। अगर हम देखें कि अगर एक मेल जो है वो एक्सरसाइज और डाइटिंग स्टार्ट करे तो वो बहुत आसानी से वेट को लूज़ कर सकता है देन द फीमेल्स, ठीक है। वहीं पे फीमेल्स क्या है जिसमें जो रिलीज एडिपोसाइट्स है वो जनरल सर्कुलेशन करता है, वो कहीं पे लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देता है, जिसकी वजह से लोअर रिस्क होती है। दैट इज़ अ बायोकेमिकल डिफरेंसेस इन द फैट डिपोजिशंस। कुछ हम मेटाबॉलिक चेंजेस देखेंगे ओबेसिटी में। जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो ओबेसिटी एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में एक्सेस वेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये सिर्फ बॉडी वेट तक लिमिट नहीं होती है हमारे जो है, बल्कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म्स को भी काफ़ी इफेक्ट डालती है। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का भी क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। कुछ जैसे में फ़ैट स्टोरेज इंक्रीज़ करना जिसको लिपोजिनेसिस बोलते हैं, और लिपोजिनेसिस की वजह से क्या होते हैं, ओबेसिटी में कैलोरीज इनटेक, एनर्जी एक्सपेंचर ज़्यादा हो जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होके इस प्रोसेस को हम लिपोजिनेसिस कहते हैं। कुछ फ्री फैटी एसिड्स का बढ़ जाना, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी। फिर आता है हमारा हाइपर इंसुलिनेमिया मतलब जिसमें इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर आता है हमारा डिसलिपिडेमिया। डिसलिपिडेमिया में क्या होता है, ओबेसिटी में लिपिड्स मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे बायोकेमिकल चेंजेस होती है, जैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और VLDL भी बढ़ जाती है। फिर ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्डअप ऑफ द ग्लूकोज हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर्स भी बढ़ सकता है। फैटी लीवर्स के बारे में मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में एक पूरा वीडियो बनाया है फैटी लीवर्स पे। ये फैटी लीवर्स को हम फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं, इसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ये एक रिवर्सिबल कंडीशंस है जब लार्ज वैक्यूल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फैट एक्यूमुलेशन लीवर सेल्स में होने लगे, इस प्रोसेस को हम स्टोसिस कहते हैं। ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप लोग देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो लिवर डिजीज़ है उसको बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि एक क्रोनिक वेस्कुलर डिजीज़ होता है जो कि आर्टरीज की इनर वॉल में कोलेस्ट्रॉल्स, फैट, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशंस हो जाता है, जिसको हम एरेथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग बना देता है। और ये प्लेग की वजह से आर्टरीज नैरो या फिर हार्ड हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर प्लेग रैप्चर हो जाए तो ब्लड्स की क्लॉट्स जो है बन जाएंगी, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स या फिर पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज़ हो सकती है। बेसिकली ये जो है हमारे कुछ LDL अगर इंक्रीज़ हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस,
और ओबिसिटी, स्मोकिंग, हाई फैट्स या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हो, फिजिकल्स एक्टिविटी कम है, इंक्रीज एज, फैमिली हिस्ट्री और स्ट्रेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आपने जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, पेरिफेरल आर्टरीज़ हो सकती है, और जो है हमारे सडन कार्डियक डेथ की भी जो चांसेस होती है। अगर आप लिपिड्स प्रोफाइल कराएं, ब्लड शुगर कराएं, सीजी कराएं, इकोकार्डियोग्राफी कराएं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स कराएं, सीटी एंजियोग्राफी कराएं, फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी में दैट इज़ इसके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में हमें जल्दी पता चल सकता है। थोड़ा हमें अपने लाइफ स्टाइल्स मॉडिफिकेशंस भी करना चाहिए, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल्स की डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट रिडक्शन करना चाहिए, स्मोकिंग को स्टॉप करना चाहिए, कंट्रोल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसे कंडीशंस देखने को मिल सकती है। देखो क्या होता है कि जो हमारे लिपोप्रोटीन है वो क्या होगा, कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगी और लिपोप्रोटीन मॉडिफिकेशन होगा, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुई, और फिर उसके बाद जो मोनोसाइट और टी सेल्स की एंट्री हुई, माइक्रोफाजेज आए, और ये जो फैट वहाँ पे डिपॉजिट हुआ था उसको उन्होंने क्या किया, फोम सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब फैटी स्टिक्स हो गई, अब स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन जो है उसमें एक फाइब्रस कैप का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इंटरमीडिएट और फाइब्रस लेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एडवांस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जो फोम सेल डेथ है वो होगा, नेक्रोसिस कोर फॉर्मेशन होगा, कैल्सिफिकेशन होगा, हेमरेज और जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है कॉम्प्लेक्स और एडवांस में। फिर क्या होगा, हमारे प्लाक्स, रैप्चर्स या फिर इरोजन हो जाए, एक्यूट्स वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस और एक्यूट्स वेस्कुलर अकुलेशंस हो जाए, और एक्यूट्स क्लिनिकल सिंड्रोम्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अनस्टेबल सेंजिया और स्ट्रोक्स जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। प्रिवेंट्स कैसे करेंगे, डेली हम हेल्दी डाइट्स लें, एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी वेट्स को मेंटेन करें, स्मोकिंग और अल्कोहल्स को अवॉइड करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं और ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर और जो है कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल करें। तो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट होकर प्लाक बनाते हैं। ये ब्लड फ्लो को कम हो जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अर्ली डायग्नोसिस, हेल्दी लाइफस्टाइल्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही डिजीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट्स और कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, अगर आपने BMS, BUMS, PNYS या फिर आपने PHMS किया है और आप लीगल्स वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लीगल्स गवर्नमेंट कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम CCS है, जिसकी 1 साल की जो पूरी फ़ीस है वो 25,000 है। अगर आपको इस कोर्सेज़ के बारे में कोई भी नॉलेज या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, और कॉल करके आपको इस को सब्जेक्ट की या फिर इस कोर्सेज़ के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी कि क्या होता है, कैसे होता है। आई होप टू आप मेरी बात को समझ रहे हो। हम लोग नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे।